नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं आधुनिक इतिहास में संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास में आज अंतिम यूनिट होगा 1935 का एक्ट। 1935 एक्ट जैसे आप जानते हैं सबसे बड़ा और सबसे जटिल एक्ट है। वर्तमान भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसी से लिया गया है। इस अधिनियम में कुल 14 भाग, 321 धारा और 10 अनुसूचियां हैं। ठीक है, फिर से ध्यान दें, 14 भाग, 321 धारा और 10 अनुसूची थी उस समय। और वर्तमान भारतीय संविधान में कितने भाग, धारा एवं अनुसूचियां हैं, आपको उत्तर देना है। पहला, यह जो 1935 का एक्ट था बहुत जटिल और बड़ा एक्ट था, प्रस्तावना विहीन था। इस एक्ट में कोई प्रस्तावना नहीं थी। इसकी प्रस्तावना 1919 के एक्ट की प्रस्तावना थी। 1919 के एक्ट की प्रस्तावना क्या थी? 1919 एक्ट की प्रस्तावना यह थी 10 वर्षीय समीक्षा या राजनैतिक पुनरावलोकन। बदली हुई परिस्थितियों में 10 साल पर इनका राजनैतिक पुनरावलोकन करना था। ये उसके प्रस्तावना के महत्वपूर्ण बिंदु थे। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि जो 1919 का एक्ट बना, जैसे विविध एक्ट बने, उस एक्ट के पीछे भी कुछ परिस्थितियां रहीं, कुछ परिदृश्य रहे। 1935 के एक्ट के पीछे कौन सी ऐसी परिस्थितियां रहीं जो एक्ट बनने के लिए उत्तरदायी थी? देखें, स्वराज दल की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रही, साइमन कमीशन की भूमिका इसमें रही, नेहरू रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन के साथ साथ सबने अवज्ञा आंदोलन जो है 1935 के एक्ट के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब इस एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधानों में देखें, इस एक्ट में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई, किंतु अखिल भारतीय संघ इसमें असफल हो गया। इसमें 11 ब्रिटिश भारतीय राज्य और उसके बाद 6 देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने की बात थी। देशी रियासत इसमें नहीं शामिल हुई, इसलिए इस संघ का यह संघ बन नहीं पाया। और इस अखिल भारतीय संघ के साथ साथ इस अधिनियम में एक बहुत महत्वपूर्ण बात की गई थी, केंद्रीय द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया था। जैसे आप जानते हैं प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना 1919 के एक्ट में किया गया। इसके फादर जो थे लियोनिल कार्टियस थे। तो जो 1919 में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी, उसको स्थगित करके केंद्रीय द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई। अब प्रश्न उठता है कि अगर उसको स्थगित किया गया तो प्रांतों में क्या लागू किया गया? प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे आप जानते हैं प्रांतीय द्वैध शासन समाप्त करके उनको स्वायत्तता दे दी गई। और इनमें जो एक्ट है इसमें विषयों का विभाजन किया गया। इसमें 3 विषय, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में 59 विषय थे और प्रांतीय सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। आज की स्थिति का आज आप लोग अवलोकन करेंगे। यह भी आपके भारतीय संविधान में पूछा जा सकता है। यह भारतीय संविधान का ही एक हिस्सा है, जैसे हमने बार बार चर्चा किया। आइए देखते हैं, यहाँ पर एक संघीय विधान मंडल, 2 सदन वाली संघीय विधान मंडल का भी गठन किया गया। संघीय विधान मंडलों में देखें, संघीय विधानसभा जिसे आप निम्न सदन कहते हैं और संघीय सभा जिसे आप उच्च सदन कहते हैं। संघीय विधान मंडल के निम्न सदन में 375 सदस्य थे और उच्च सदन में 260 सदस्य थे। यह आपसे कूट में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। निश्चित ही इस एक्ट से प्रश्न आते हैं। और इसी एक्ट में एक केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई जो 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ। ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जो यह केंद्रीय रिजर्व बैंक थी, सदन के प्रभुता से दूर थी। सदन का इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। और इसी बैंक का जो है 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिसे बैंकों का बैंकर या बैंकों के बैंक के रूप में आज उसे आप जानते हैं। आइए देखें, संघ की राजधानी दिल्ली में एक केंद्रीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है।
ये प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, आप मेंस में भी लिख सकते हैं आलोचनाओं प्रत्यालोचनाओं के साथ। जब 1935 के एक्ट में एक केंद्रीय न्यायालय स्थापित किया गया, तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश थे, 2 सहायक न्यायाधीश थे, जिसमें मारिस ग्वायायर मुख्य न्यायाधीश थे, M.R. जयकर तथा सर शाह मोहम्मद सुलेमान ये सहायक न्यायाधीश थे। फिर से ध्यान दें, मारिस ग्वायायर मुख्य न्यायाधीश, M.R. जयकर, सर शाह मोहम्मद सुलेमान ये इस पहले जो संघीय न्यायालय था इसके न्यायाधीश थे। ध्यान देने की जरूरत है, जो यह संघीय न्यायालय था दिल्ली में, इसके ऊपर प्रिवी काउंसिल थी, ब्रिटेन में प्रिवी काउंसिल थी, वहां मुकदमा दायर हो सकता था, इसीलिए इस न्यायालय की आलोचना भी की जाती है। एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे, 1773 के एक्ट के अनुसार, रेगुलेटिंग एक्ट अनुसार 1774 में भी कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी कलकत्ता में? ये कलकत्ता में हुई थी 1774 में 73 के एक्ट के अनुसार। यहाँ 4 सदस्य, ध्यान रखेंगे, यहाँ 4 सदस्यीय न्यायाधीशों का गठन किया गया था, जिसमें एलिजा एम्फे चीफ जस्टिस थे, चेम्बर लिमेस्टर हायर्ड 3 सहायक जस्टिस थे। अब जिस प्रकार से इम्फे महत्वपूर्ण होते हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसी प्रकार से मॉरिस ग्वायर भी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप देख लेंगे। आइए देखते हैं, प्रांतों की स्वायत्तता दे दी गई एवं उत्तरदायित्व शासन की स्थापना कर दी गई। प्रांतों की स्वायत्तता का अभिप्राय है कि प्रांतों की स्वायत्तता दे दिया गया, इन्हें जो ब्रिटिश राज सचिव थे, राज सचिव और ब्रिटिश गवर्नर जनरलों से थोड़ा मुक्ति मिल गई। अब ये क्राउन से सीधे ये गवर्न होते थे। बर्मा एवं अदन को भारत से अलग कर दिया गया। 1935 का एक्ट में बर्मा और अदन भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, दोनों को अलग कर दिया गया है। इस अधिनियम द्वारा इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट में इंडिया काउंसिल की समाप्ति कर दी गई। इंडिया काउंसिल की स्थापना 1858 के एक्ट में किया गया, जिसमें राज्य सचिव की बात की गई थी। एक राज्य सचिव होगा जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट का मेंबर होगा, ऐसे बात की गई थी। इस प्रकार से 1935 के एक्ट के जो महत्वपूर्ण धाराएं रहीं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो इस प्रकार से हैं। इसमें देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन है? केंद्रीय शासन व्यवस्था लागू की गई, केंद्रीय द्वैत शासन व्यवस्था, प्रांतीय द्वैत की समाप्ति कर दी गई। इसके बाद फेडरल बैंक, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना कर दी गई, केंद्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप हमारे इस चैनल को, अगर आपको पसंद आया हो तो इसको आप जरूर देखें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।